गया, लेकिन बजट सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। स्पीकर ने भी बजट सत्र खत्म होने के दौरान बताया कि यह सत्र वाकई में झारखंड के पूरे इतिहास के लिए ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि 20 कार्य दिवसों में इस बार सबसे कम सत्र दिवस हंगामे की भेंट चढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हंगामा हुआ भी तो वो कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हुआ है, और 20 कार्य दिवसों में बजट रखा गया और सार्थक जन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस दरमियान कई ऐसे मामले भी उठे जिनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। विधायक प्रदीप यादव हो या फिर जयराम महतो हो, इन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए। इसके अलावा भी विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक, चाहे वो अमित महतो हो या कई ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने कई गड़बड़ियों की बाबत सवाल उठाए, और सत्ता पक्ष की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जवाब दिया गया, उन गड़बड़ियों को दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। मदन, जिस तरह से ये इस बार आप भी लंबे अरसे से झारखंड में बजट सत्र या विधानसभा की कार्यवाही कवर कर रहे हैं, क्या कुछ इस बार आपने तब्दीली देखी, क्या कुछ महसूस किया आपने? देखिए, जिस तरह से सदन की कार्यवाही शुरू होती है, चाहे वो बजट सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो या फिर जितने भी सत्र होते हैं, उसमें अगर आप सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां देखें, पहले से जो वार पलटवार का दौर शुरू होता है, तो लगता है कि इस बार सदन में जो है फिर से एक बार टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी। और पिछले रिकॉर्ड को अगर आप देखें, खास करके पिछले 5 वर्ष जो हेमंत सोरेन सरकार की कार्यकाल के रहे या फिर उससे पहले रघुवर दास के जो कार्यकाल रहे, ये 2 सत्र ऐसा था जो लगभग दोनों सरकार ने अपने अपने 5 साल पूरे किए थे। तो इस दौरान अगर आप देखें तो लगातार सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ती नजर आती थी। प्रश्नकाल तो पूर्णतया बाधित रहता था, जिससे कि जनता से जुड़े हुए सवाल जो जनप्रतिनिधि सदन में लाते थे उसका सही उत्तर नहीं मिल पाता था। लेकिन आज स्पीकर महोदय ने इस संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि यह ऐतिहासिक रहा बजट सत्र, जिसमें महज कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए ही सदन की कार्यवाही जो है वो हंगामे की वजह से स्थगित करने पड़े। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण रहा और इसके लिए उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों को साधुवाद दिया कि भाई सभी के सहयोग से ये सत्र जो है आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि हमें सबको साथ लेकर चलने का दायित्व था मेरे ऊपर और मैंने उसका बखूबी निर्वहन किया, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की बातों को सुनना और उसके प्रति जो है जवाबदेह होना, ये हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। देखिए, आंकड़े भी उन्होंने रखे कि इस बजट सत्र के दौरान कुल अगर प्रश्न की संख्या की बात की जाए तो 1195 प्रश्न जो है वो सदन में लाए गए, 20 कार्य दिवस रहे और लगभग ध्यानाकर्षण के तौर पर देखें तो 95 प्रश्न आए, तारांकित 851 आए, शून्यकाल 464 आए, तो और कुल 5 विधेयक भी सदन से पारित हुए। तो ऐसे में स्पीकर महोदय ने एक बात महत्वपूर्ण कही कि कुछ माननीयों के ये थे कि उनके प्रश्न के जवाब जो हैं सही नहीं आए हैं, तो उसमें विभाग की गड़बड़ियां या फिर मंत्रियों के द्वारा अगर जवाब में कहीं से असंतुष्टि हुई है तो उसको आगे से वो ठीक करेंगे, उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिन विषयों पर, जिन प्रश्नों पर, जिन सवालों पर आश्वासन मिला है उस पर वो पूर्णतः काम करवाएंगे, इसकी गारंटी उन्होंने आज सदन के माध्यम से दिया और कहा कि ये जो परिपाटी शुरू हुई है कि सदन चले और सदन में जनता से जुड़े हुए सवाल, जो इतने पैसे खर्च होते हैं सदन आहूत होने में और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में, तो उसका सदुपयोग जो है वो भरपूर हुआ है। आने वाले समय में भी इसका जो है उपयोग हो और इसी तरह से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसकी कामना उन्होंने की। बिल्कुल, 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया गया। एक एक दिन एक एक विभाग के बजट पर चर्चा हुई और सार्थक चर्चा हुई। राकेश रंजन जी, आपने क्या देखा, महसूस किया इस बार? देखिए, मैंने जो एक चीज महसूस की, वो जो बीजेपी का अप्रोच था, जो विपक्ष का जी, वो बदलते हुए मैंने देखा। और देखिए, जब पुरानी विधानसभा थी, मतलब जो पिछले सत्र सरकार की हम बात कर लें, जब हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री थे, बाद में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा था और उसका खामियाजा जो है बीजेपी को भुगतना पड़ा, क्योंकि बीजेपी अपनी बातों को रखे तो कहाँ रखे, सिर्फ हंगामे के जरिए आप अपनी बातों को आम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी का रवैया इस बार बदला हुआ था और बीजेपी जो पूरा विपक्ष था, एनडीए फोल्डर था, उसकी कोशिश ये हुई
कि वो अपनी बातों को सदन के पटल पर रखे और उसके जवाब मांगे। जब आप कठिन सवाल करते हैं, विकास से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो फिर उसका जवाब सरकार को देना पड़ता है और उसमें एक संभावना होती है कि आप सरकार को एक्सपोज कर सके। तो ये चीजें बीजेपी के अप्रोच में जो है वो बदलाव दिखा और यही वजह है कि इस बार सदन इतने सुचारू रूप से चला है। और देखिए, मंत्रियों की भी तारीफ बनती है कि सभी मंत्री जब भी उनके विभाग से संबंधित सवाल पूछे गए तो वो हिचकिचाए नहीं, वो खड़े हुए, उन्होंने जवाब दिया। कुछ पर सदस्य संतुष्ट होते हैं, कुछ पर संतुष्टि नहीं होती, तो उसके लिए बात की बात कही गई कि हाँ, इस पर जो है आगे देखा जाएगा, इसको और बेहतर करने का प्रयास होगा। तो एक समग्र प्रयास आप कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से देखने को मिला, जिसकी वजह से यह सदन इतनी सफलतापूर्वक बजट सत्र में चल सका है। और ये लोकतंत्र के लिहाज से, झारखंड के लिहाज से एक शुभ संकेत आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने विधायकों को देखा कि अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए। कुछ जो जनता के मुद्दे हैं वो तो उठे ही, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको भी उठाया। और ये एक खास बात रही कि उन सवालों को उठाते वक्त उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। सत्ता पक्ष के भी कई विधायकों ने ऐसे सवाल किए जिससे जो मंत्रीगण थे वो थोड़ी असहज स्थिति में भी कई बार दिखे हैं। कठिन सवाल पूछे गए, काउंटर किया गया, जब मंत्री का जवाब आया तो फिर उसे काउंटर किया गया। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फ्रूटफुल सेशन जो है ये रहा, फलदायी सेशन रहा। और एक चीज और दिलचस्प रही कि कई मुद्दे आए, मुद्दे बदलते रहे समय के साथ। हाँ, कुछ मुद्दे हमेशा बने रहे। 1,36,00,000 जो बकाया है वो मुद्दा बार बार उठता रहा। मैया सम्मान योजना को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे और इन्हीं सब की वजह से बीच में जो कैबिनेट हुआ इस बजट सत्र के दौरान अभी, तो उसमें जो है मैया सम्मान को लेकर फिर एक बड़ा फैसला किया गया ताकि पैसे उन्हें आसानी से मिल सके। तो जो सवाल जब आप कठिन पूछते हैं सदन में तो उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है और आम लोगों को इसका फायदा भी होता है। मदन, देखिए, अगर इस बार देखा जाए तो सत्ता पक्ष के ही प्रदीप यादव ने अवैध खनन का मामला उठाया, स्वच्छता पेयजल विभाग में बड़ी गड़बड़ी, इसके साथ साथ आउटसोर्सिंग एजेंसियां, इसके साथ अमित महतो ने कई भ्रष्ट अधिकारियों का मामला उठाया। कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने ऐसे मामलों को उठाया और सरकार की तरफ से जोगेंद्र महतो सबसे ज्यादा संकट मोचक की भूमिका में सुदीप सोनू दिखाई दिए इस बार। बिल्कुल, देखिए यही स्थिति बनी और हमने कहा कि जब सदन की कार्यवाही जो है वो सही तरीके से चलते हैं तो फिर सरकार के सामने समस्याएं अपने पक्ष के लोग हो या फिर विपक्ष के लोग हो, वो दोनों लाते हैं और सरकार को फिर उसका जवाब देना होता है, उस पर कार्रवाई करने होते हैं। लेकिन देखिए, इस बार जो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी किया कि वो हंगामे के भेंट सदन को नहीं चलाकर बल्कि सदन में सरकार को सवालों के माध्यम से घेरेगी, उसमें बीजेपी जरूर कामयाब रही है। लेकिन दोनों तरफ से एक तरह से देखें तो एक तरफ जहां बीजेपी मैया सम्मान योजना जैसे कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कल्पना सोरेन जो कि जेएमएम की विधायक है, वो लगातार सरकार के सामने, विपक्ष के सामने ये आंकड़े पेश करने में जुटी रही कि मैया सम्मान योजना को लेकर के विपक्ष जो भ्रांतियां फैला रहे थे, जो भ्रम फैला रहे थे, उससे विपरीत हम लोगों ने काम किया और इस योजना का लाभ महिलाओं के बीच पहुंचाया और जो छूटी हुई महिलाएं हैं उनको भी लाभ देने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा जैसी योजना का जिक्र करते हुए केंद्र के पास जो है बकाये राशि है, मनरेगा योजना के जो मजदूरों की राशि है वो अगर नहीं मिल रही है तो किस वजह से नहीं मिल रही है, जो उनके रोज के दर हैं वो कैसे बढ़ाए जाए, कितने बढ़ाए जाए, इसको लेकर के भी कल्पना सोरेन ने सवाल खड़े किए। तब जाकर के मंत्री ने ये कहा कि ये सारे पैसे जो है लगभग 1200 करोड़ रुपए जो है मनरेगा के तहत केंद्र के पास बकाए हैं, इस वजह से मजदूरों की जो मजदूरी है वो नहीं भुगतान किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी बहाने जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो पूरी तरह से
ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर फोड़ा और कहा कि हमारी जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये विकास करने वाली जन कल्याणकारी सरकार है, वो अगर काम विकास के नहीं कर पा रही है तो इसके पीछे केंद्र है। केंद्र हमारे जो भुगतान है, जो हमारे राशि हैं, जो हमारे हिस्से हैं वो नहीं दे रहे हैं, चाहे वो जलापूर्ति योजना के 6,000 करोड़ रुपए हो, केंद्रांश की बात की जाए, या फिर मनरेगा योजना की राशि जो है वो बात की जाए, या फिर प्रधानमंत्री आवास की बात की जाए। तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कल्पना सोरेन के सवाल पर सीधे संसदीय कार्य मंत्री उठकर ये आरोप जो है बीजेपी पर लगाया कि राज्य में अगर विकास नहीं हो रहे हैं, काम अवरुद्ध हैं, तो वो केंद्र के सौतेले व्यवहार की वजह से। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि एक बेहतर संदेश देने में इस बार का बजट सत्र कामयाब रहा है और कहा जा सकता है जन मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है, सार्थक बहस हुई है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी भूमिका निभाई और सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने अपनी बातों को रखा। रंजन जी, क्या कहेंगे अंत में आप? देखिए, अगर मैं कहना चाहूं तो देखिए, पहली बार विधायक बन के जयराम विधानसभा में पहुंचे और अगर उनके प्रदर्शन को आप देखें तो उसे भी आप सराहनीय कह सकते हैं। वो ऐसा दिखा कि वो खुद को एक न्यूट्रल जो है सदस्य के तौर पर दिखाने की उन्होंने कोशिश की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के किसी खेमे में जाने के बजाय उन्होंने एक अपना मत रखा और उसे बहुत ही सशक्त ढंग से सदन के पटल पर रखने का प्रयास किया। देखिए, चूंकि वो इकलौते विधायक हैं अपनी पार्टी से, तो उन्हें बहुत समय नहीं मिल पाता है 2 मिनट का ही जो सदन के नियम है उसके अनुसार, लेकिन जो भी उन्हें समय मिला उसमें जो है उन्होंने जो अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा। जो मुद्दे वो उठाते रहे हैं उन मुद्दों को उठाया, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, नौकरी नियुक्ति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, तो वो इन मुद्दों को उठाते हुए दिखे और अपना एक अलग स्टैंड लेते हुए वो दिखे हैं। तो ये बताता है कि एक नेता के तौर पर तो उन्होंने अपने आप को साबित कर ही दिया था, एक विधायक के तौर पर भी वो परिपक्व होते दिखे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि उनके कुछ सवालों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक ने खड़े होकर जवाब दिया, तो ये उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। नए सदस्य हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने इतना ख्याल रखा और उनके सवालों के जवाब दिए, तो ये जयराम के लिए भी बड़ी उपलब्धि है। और अगर इसी तरह से वो आगे भी वर्कआउट करते रहते हैं तो इसका फायदा उनको मिल सकता है और वो और परिपक्व होते जाएंगे। जो नियम कानून हैं सदन के, जिनके बारे में बाहर के लोगों को कम जानकारी होती है जब आप सदन में जाते हैं, इसीलिए इस बार आप इसी बजट सत्र के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुआ नए विधायकों के लिए। तो जब आप इन सारी चीजों में जाते हैं तो आप इन चीजों को समझते हैं, बूझते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए तो ये जो सदन का बजट सत्र हुआ, और ऐसे बेहुदा जी मैंने झारखंड में देखा है कि ठीक है बातों में तल्खी दिखती है नेताओं के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में, लेकिन जो आपसी व्यवहार होता है वो अच्छा होता है और लोगों की कोशिश होती है नेताओं की, चाहे वो किसी पक्ष के हों, कि वो झारखंड को आगे लेकर जाएं। और वो एक अच्छा माहौल, अगर आप देखें तो जब क्रिकेट का मैदान था वहां भी हमने उस अच्छे माहौल को देखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैडमिंटन महिला विधायकों ने खेला, वहां पर भी पक्ष विपक्ष के जो विधायक थी उन्होंने जो है अपने खेल का प्रदर्शन किया। बल्कि कल्पना सोरेन और पूर्णिमा दास साहू जो हैं वो भी बैडमिंटन खेलते हुए दिखी हैं। देखिए, प्रभावित करने वालों की बात जब हम कर रहे हैं तो जयराम के साथ पहली बार विधायक बनी पूर्णिमा दास साहू की भी बात करनी होगी। बहुत ही सशक्त तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है और जो बातें वो पहुंचाना चाहती थी वो पहुंचाने में वो बहुत हद तक जो है कामयाब भी रही हैं। इसी तरह से आजसू के एकमात्र विधायक निर्मल महतो भी जो है अपनी बातों को रखते हुए दिखे। लेकिन जब हम वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं तो सीपी सिंह की बात करनी होगी। बहुत ही सशक्त तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। जब विपक्ष के जो विधायक कोई सवाल करते थे, मंत्री से जवाब मिलता था और उस पर संतुष्टि नहीं होती थी,
तो अपने साथी विपक्ष के विधायक के पक्ष में सीपी सिंह को हमने कई बार खड़े होते हुए देखा। इसी तरह से इस बार नेता प्रतिपक्ष मिला, जिसकी चर्चा आज मुख्यमंत्री ने भी अपने समापन भाषण में किया। बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष बने। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो सत्र था बहुत फलदायी था, और मुझे लगता है कि इस सत्र से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसे आप झारखंड की राजनीति के लिए एक शुभ संकेत कह सकते हैं। चलिए, तो एक बेहतर उम्मीद की किरण दिखा गया है ये सत्र। पक्ष विपक्ष ने मिलकर सवालों पर मंथन किया है, जन मुद्दों पर मंथन किया है। उम्मीद की जानी चाहिए आने वाले दिनों में भी, चूंकि ये पहला लंबा सत्र था इस सरकार का, आने वाले दिनों में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।